नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर पर आगे बात करेंगे। यह वीडियो क्लास 11th और 12th के लिए है, क्योंकि इसके पहले जो हमने 2 वीडियो और बनाए थे क्लास 11-12th के, तो उनमें हमने थ्योरी की बात की थी। इस वीडियो पर भी हम लोग कुछ थ्योरी है तो कॉमन है क्लास 11-12th के लिए। अब आज के बाद 12th के और 11th के वीडियो हम लोग अलग अलग बनाएंगे। कुछ थ्योरी है जो इसमें सब लोगों को देखना है, अभी 12th वालों के भी काम की है, बेसिक चीज़ें हैं। अभी 1-2 थ्योरी यहाँ पे लिखी है, 2 थ्योरी इस एग्जाम्पल के बाद है। तो बस इसके बाद फिर 12th का वीडियो अलग हो जाएगा, तब तक आप लोग साथ में इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरुआत करेंगे। तो पहले लिखा हुआ है, देखिए, घटना ए और बी, इवेंट ए एंड बी। इवेंट ए एंड बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि घटना ए और बी में, देखिए, पहले तो हम ये जानते हैं, अभी ए और बी को हम अगर प्रदर्शित करेंगे तो ए और बी इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब और होता है या एंड कहेंगे। तो ऐसी घटनाएं जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में कॉमन हो, तो उसको हम कहेंगे ए और बी। अब अगर हम इसकी भाषा हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यही बात लिख देंगे कि ऐसी घटनाएं जो ए और बी दोनों में मिले, दोनों समुच्चयों में मिले, हम उन्हें कहेंगे घटना ए और बी, और इसका प्रतीक ये रहेगा एंड वाला। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला अगला लिखा हुआ है घटना ए किंतु बी नहीं, है ना। घटना ए किंतु बी नहीं का मतलब है कि ऐसी घटना जिसमें ए हो परंतु बी ना हो। तो ए है इसमें और बी नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि ए ऐसी घटनाएं, भाषा लिख लेते हैं इसकी, ऐसी घटनाएं जिनमें ए उपस्थित हो परंतु बी उपस्थित ना हो। ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, तो बिल्कुल आसान है। ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। जैसे लिखना क्या है इसमें, जैसे मान लिया कि ए कोई घटना है तो 1 2 3 है, और बी कोई घटना ऐसी है जिसमें 4, या कुछ कॉमन भी अगर लिख लें 2 3 4 है। तो अगर हम ए माइनस बी लिखेंगे तो ए माइनस बी का मतलब होगा कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये मतलब होता है समुच्चय में पहला पार्ट है 11th का। तो ये बात हम बहुत स्पष्ट वहाँ पे कर चुके हैं। बस प्रायिकता है तो हमें पी लगाते जाना है, तो यहीं पे पी लग जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे पी लगा देंगे तो प्रायिकता हो गई, यहाँ पर भी पी लगाना है तो पी ए की प्रायिकता और पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो बस हमें इनकी वैल्यू रखना है। तो ए में हो ऐसी घटनाएं, पहले तो पी ए लिखेंगे तो कितना है 1 2 3, और कुल एस अगर हम मान लें, पहले एस मानना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6, ये एस है ना। पासे को उछालने पर 6 तक संख्याएं मिली, जिसकी 2 घटनाएं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए का मान लिखा है और बी का मान लिखा है। तो हम निकालना चाहते हैं पी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की प्रायिकता कितनी है, अनुकूल घटनाएं कितनी है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे और 6 होगा ना, क्योंकि टोटल घटनाएं हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुल मिलाकर के 3/6 हो जाएगा माइनस। अब इनमें इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों में जो मिल जाए। अभी यहाँ पे हमने देखा तो 1 और 2 और 3 दोनों में मिल रहा है, तो इसकी अनुकूल घटनाएं हो गई 2, और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 मिल जाएगा हमको। तो बस अब देखिए, ये बात तो समझ में आई होगी ना कि पी ए कैसे निकाला हमने। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। एन ए की वैल्यू कितनी है, एन ए मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए।
तो ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, तो 3 है, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 3, और एन एस का मतलब है 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के 6 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पी ए की वैल्यू Na/Ns, ये हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। जैसे इंटरसेक्शन की वैल्यू 2/6 लिखा है, अब मान लीजिए किसी को यही बात समझ में नहीं आई कि ये कहाँ से आ गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, हमने दोनों में कॉमन देखा कि इन दोनों में कॉमन कितने अवयव हैं भाई, यही तो होगा ना, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, टोटल कितने हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन 2 एलिमेंट हैं, और एन एस का मतलब होगा टोटल जितने एलिमेंट हैं, तो ये हैं 6, तो ये हो जाएगा 1/3 भी लिख सकते हैं। हमने सीधे ये वैल्यू रख के और माइनस कर दिया एलसीएम लेकर के। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये हमें घटना ए किंतु बी नहीं को हम ए माइनस बी से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसका मतलब ये होता है ए माइनस बी, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये बात ये फॉर्मूले की तरह काम आएगा इस तरह से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, अगले एक एग्जाम्पल भी है इसको करने के लिए, तो इसको करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यही जो अभी परिभाषाएं हमने इसके पहले पढ़ी, 2-3 और हो चुकी हैं पिछले वीडियो में, आप लोग उसको देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। ये लिखा है, एक पासा फेंकने पर घटना अभाज्य संख्या प्राप्त होना ए से। तो बस हो गया, जैसे ही हमें क्वेश्चन दिखा इसको करना शुरू करना है। पहले तो एक पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, एक बार फेंक रहे हैं तो। इसके बाद लिखा हुआ है ए घटना हो जाएगी, ए घटना क्या है, अभाज्य संख्या प्राप्त होना। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होगी तो ये होगी 1 1 नहीं, कितनी होगी 2 3 और 5, तो ये हो जाएगी अभाज्य संख्याएं जो इससे हैं। इसके बाद हमें लिखना है घटना बी, तो बी की वैल्यू लिखी हुई है, बी क्या है, एक विषम संख्या प्राप्त होना, घटना बी को निरूपित किया गया है, तो विषम इससे छांट लेना है, ये है 1 है, 3 है और 5 है, तो ये दो घटनाएं ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। फिर जो कह रहा है वो हमको निकालना है, कह रहा है ए या बी, और फिर ए और बी, ए किंतु बी नहीं, इन सब को निरूपित करने वाले समुच्चय बस लिखना है। अभी प्रायिकता नहीं निकालना है, सिर्फ क्या लिखना है, समुच्चय लिखना है। यहाँ पे हमने प्रायिकता भी निकाल दी थी, अभी फिलहाल हम केवल समुच्चय लिखना है इसमें। तो हम पहले नंबर में इसको करते हैं। पहले नंबर में लिखा है ए या बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी, तो ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ए की वैल्यू है 2 3 5, यूनियन बी की वैल्यू है 1 3 5, तो कुल मिलाकर के इनको, अब यूनियन तो निकालना हम जानते हैं, यूनियन का मतलब है कि जो दोनों में है उसको एक बार लिख लेना है, बाकी सब कुछ लिख लेना है। तो सबसे पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4 है, इसमें 4 तो इसमें नहीं दिख रहा है तो हमें 4 नहीं लिखना है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 और 5, तो ये हो गया हमारे पहले का आंसर, जो यहाँ पे लिखा है ए या बी। बस इतना है, दोनों का यूनियन का मतलब, अब ये पहले पार्ट में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। यूनियन का मतलब होता है कि इन दोनों में जो कॉमन हो उसको एक बार, जैसे देखिए क्या कॉमन था, अभी 3 कॉमन था तो एक ही बार लिखना है, अब बाकी सबको लिख देना है जो दोनों में है। अब हम लोग दूसरा नंबर इसका जो पूछ रहा है उसको करते हैं। सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है ए और बी, तो ए और बी का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी, चाहे तो भाषा भी लिख सकते हैं ए और बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, ए की वैल्यू रख देना है, ए की वैल्यू कितनी है 2 3 5, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया इंटरसेक्शन। बी की वैल्यू देखेंगे तो है 1 3 5, तो ये हो जाएगा 1 3 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 5, ये आ जाएगा 3 और 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिल जाए उसको आंसर में लिख देना है, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में लिखा हुआ है ए किंतु बी नहीं, ए किंतु बी नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि ए है और बी इसमें नहीं है, तो ए माइनस बी से लिखेंगे। यही तो हमने यहाँ पे बताया, वे घटनाएं जिनमें ए हो परंतु बी ना हो,
तो a माइनस बी हमको निकालना है। तो a माइनस बी का मतलब क्या हमने बताया, a माइनस ए इंटरसेक्शन b। ये पहले लेसन में है ना, इसलिए थोड़ी यहाँ पे समस्या कर रहा है ना। समुच्चय पहला लेसन है तो उसको हम अगर कर लेंगे तो ये बातें हमको समझ में आ जाएंगी आसानी से। तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b, अभी a की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी है, 2 3 5 माइनस a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन अभी हमने यहाँ पे निकाला था ना, a इंटरसेक्शन b कितना आया था 3 5, तो इसके सीधे वैल्यू रख देते हैं 3 5। तो अब हमको इसका आंसर लिखना है तो इनको आपस में माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब ये नहीं है कि हमें 3 में 3 को माइनस करना है, जो a वाला है उसमें हमें इस वाले अवयव को हटा देना है। तो अभी 3 5 हटा देंगे तो जो इसका अवयव बचेगा, एलिमेंट बचेगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ए नहीं, बस ये बहुत आसान है, सबसे आसान। ए नहीं, तो ए नहीं का मतलब क्या हुआ, ए नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं ए नॉट का मतलब क्या होता है, 1 माइनस ए। ये तो पहले हम लोग कर चुके हैं, पूरा घटना है ये। तो ए नॉट का मतलब होता है 1 माइनस ए, बस वैल्यू रख देना है ना। पूरी घटना, अब 1 का मतलब 1 नहीं रखना है, 1 का मतलब जो एस है, पूरा जो समुच्चय है, तो एस माइनस ए आएगा। एस भाई पूरा समुच्चय, यहाँ एक प्रायिकता थोड़ी निकालना है हमको, यहाँ पे पूरा समुच्चय लिखना है। एस, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, और माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 3 5, 2 3 5। तो माइनस करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 1 2 3 5 गया तो 1 बचा, 4 बचा और 6 बचा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस प्रकार से 1 4 6। तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन हो गए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे थ्योरी पर बात करेंगे। तो कुछ थ्योरी अब और है आगे, हम लोग इस थ्योरी को और करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये थ्योरी दोनों जो लिखा हुआ है ये 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों घटनाओं को ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है परस्पर अपवर्जी घटनाएं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनमें, या ऐसा लिख लो, जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, घटित नहीं हो सकती, उन्हें कहते हैं हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं। इनको लिखते कैसे हैं, या पहले इनका उदाहरण समझ ले। जैसे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम इनका लिखना चाहते हैं। सबसे पहले एस एक पासे को उछालने पर हमें, मान लीजिए ये कुल जो हमारे अवयव मिलेंगे, एक पासे को उछालने पर 1 से 6 तक हमें नंबर मिलेंगी। अब ये मान लिया कि दो घटनाएं, पहली घटना ए है कि पासे पर हमें सम संख्या मिले, और दूसरी घटना बी है कि पासे पर हमें विषम संख्या प्राप्त हो। यहाँ पे लिखते हैं यही बात, ए इज इक्वल टू, पासे पर हमें सम संख्या मिले, मान लो तो ये हो गया 2 4 और 6। इसके बाद पासे पर हमें ऑड नंबर मिले ना, इवन हो गया। अब और लिखना है 1 3 5 विषम संख्या। तो अगर हम ये देखेंगे कि इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में क्या होगा, कोई भी अवयव हमको कॉमन नहीं मिलेगा। देखिए, ए और बी में कोई कॉमन है, कोई अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फाई। तो ऐसी जो घटनाएं हैं जिनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है या फिर एक साथ घटित नहीं हो सकती है ना, तो उन घटनाओं को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसे समुच्चय, जब समुच्चय हम लोगों ने पढ़ा था तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं, ऐसे समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। पहले पाठ में है ये, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। मतलब जिन दो समुच्चयों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है ना, जैसे इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे समुच्चयों को हम असंयुक्त समुच्चय कहेंगे।
और ऐसी जो घटनाएं हैं वो कहलाएंगी परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो बात समझ में आ गई होगी आसानी से, कोई उसमें समस्या नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे लिखेंगे निःशेषी घटनाएं, एक्सक्लूसिव इवेंट, ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये है एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना। तो अब निःशेषी घटनाओं का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बात बेहतर समझ में आएगी। S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो अगर A कोई घटना है जिसमें मान लीजिए हमें 1 2 मिल रहा है, B कोई घटना है जिसमें 3 4 मिल रहा है, और हमारा C कोई घटना है जिसमें 1 2 3 4 मिल रहा है, ऐसी कितनी भी घटनाएं हम लिख सकते हैं। लेकिन D कोई घटना है तो ये हमें मान लीजिए मिल रहा है 5 और 6। एग्जाम्पल है, पहले समझना है बात को कि ये इनका मतलब क्या है। तो जब हम जो भी एक सैंपल स्पेस दिया है या प्रतिदर्श समष्टि दिया है, तो उससे जितनी भी घटनाएं कुल मिला के बन रही हैं, ए यूनियन बी, यूनियन सी, यूनियन डी, है ना, सभी की वैल्यू रख करके हमें इनमें कॉमन बताना है कि क्या होगा। कॉमन मतलब कि जो सभी में है अवयव, ए यूनियन बी, और बी की वैल्यू रख देना है। फिर हमें सी की वैल्यू भी रखना है 1 2 3 4, और फिर डी की वैल्यू भी रखना है। तो डी की वैल्यू है 5 6। अब हम ये देखेंगे कि इन सभी में एक एक बार जो आए हैं पहले उनको लिख लेना है, और जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब ये है कि ये एस है, पूरे अवयव हमको मिल गए। तो ऐसी घटनाएं जिनमें अगर उनका हम यूनियन निकालें तो हमें सभी अवयव मिल जाएं, पूरी घटनाएं मिल जाएं, तो वह घटनाएं कहलाती हैं निःशेषी घटनाएं। निःशेषी है ना, जैसे किसी को भूल जाता है तो नाम से स्पष्ट है कि निःशेषी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी शेष ना बचे, है ना। अब ज़्यादा तो हिंदी हमको नहीं आती है, इतना तो शायद यही इसका मतलब यही होगा हिंदी में। निःशेषी, ना कोई शेष बचे, है ना, कोई शेष ना बचे। जब हम यूनियन निकालें तो कोई भी अवयव इसका शेष ना बचे, तो वह घटनाएं कहलाएंगी निःशेषी घटनाएं। तो इसका एग्जाम्पल लिखना है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। इसकी सहायता से जो अभी दो हमने परिभाषाएं सीखी, परस्पर अपवर्जी और परस्पर निःशेषी, तो इस एग्जाम्पल में परस्पर अपवर्जी की बात करेंगे। फिर एक एग्जाम्पल और लेकर के परस्पर निःशेषी घटनाओं की भी बात करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 2 पासे फेंके जाते हैं, बताइए कि कौन कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो प्राप्त योग एक सम संख्या हो। पहले तो हमें ऐसी घटना लिखना है जिसमें प्राप्त योग क्या हो, एक सम संख्या हो। माने जैसे पहले पासे पर 1 आया मान लीजिए, तो दूसरे पासे पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें योगफल क्या हो, एक सम संख्या आए। तो 1 के साथ 1 जोड़ देंगे तो सम संख्या मिलेगा। इसी प्रकार से क्या 1 के साथ और कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे 1 के साथ 3 जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 4 आएगा, तो सम संख्या आएगा। 1 के साथ हम 5 भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये 1 के साथ 3 घटनाएं संभव हैं। अब हम करते हैं 2 के साथ। तो 2 के साथ 1 जोड़ेंगे तो योगफल आएगा नहीं, सम संख्या है ना। तो 2 के साथ 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 के साथ हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, और 2 के साथ हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया कुल मिलाकर के सम संख्या। इसके बाद 3 के साथ, अब 3 के साथ 1 ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पासे पर 3 आया तो अगले पे 1 आ सकता है। फिर दूसरा 3 के साथ हम और क्या लिख सकते हैं, 3 के साथ हम 3 भी लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। अभी 3 के साथ 3 लिखा, जोड़ने पर सम संख्या आएगा। यहाँ पर 3 के साथ हम 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 5 लिख सकते हैं। तो 3 और 5 ये 8 हो जाएगा, सम संख्या आएगा। ये हो गया 3 वाला। अब 4 के साथ शुरू करते हैं। 4 के साथ 1 करेंगे, सम संख्या नहीं आएगा, तो 4 के साथ हमें 2 करना है। फिर 4 के साथ हमें 4 करना है, क्योंकि 3 तो कर नहीं सकते, सम संख्या नहीं मिलेगा। 4 के साथ हमें 6 करना है। तो ये हो गया। अब 5 के साथ देखते हैं। 5 के साथ हमें 1 करना है, सम संख्या मिलेगा, मिलेगा। 5 के साथ 2 करने पर तो मिलेगा नहीं, तो 3 करने पर मिलेगा। 5 के साथ हमें 5 करने पर भी सम संख्या मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 5 के साथ इतनी घटनाएं हैं। 6 के साथ देखते हैं, 1 करेंगे तो नहीं आएगा, 6 2,
है ना, 8 हो जाएगा, सम संख्या मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। इसके बाद 6 के साथ 4 भी लिख सकते हैं, 6 के साथ 6 भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारा इतने उदाहरण होंगे किसके, दो पासे को फेंकने पर प्राप्त योग एक सम संख्या आए, तो उसके उदाहरण हो गए ये। इसके बाद यह घटनाएं हो गई, फिर हम बी घटना को लिखते हैं। बी घटना में कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज का मतलब जैसे हमने 1 लिया, आगे हम अगर 2 ले लेंगे तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब 3 का गुणज है ये कि नहीं, 3 से भाग देंगे, अगर कट जाएगा तो गुणज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर 1 ले लिया तो हमें आगे 2 लेना है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 3 मिलेगा और 3 से ये कट जाता है। आगे 1 के साथ हम ऐसा क्या ले लें कि 3 से कट जाए, तो अगर हम 1 के साथ 5 ले लेंगे तो 6 मिल जाएगा। अब 6 3 से कट जाएगा तो 3 का गुणज हो जाएगा। और 1 के साथ कुछ नहीं ले सकते हैं ना, 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 3 का गुणज नहीं होगा। अब आगे हम अगर लिखेंगे यहाँ पर 2 के साथ, तो 2 के साथ 1 करेंगे तो आ जाएगा, है ना, 3 का गुणज हो जाएगा। इसके बाद 2 के साथ अगर हम 2 करेंगे तो नहीं होगा, 3 करेंगे तो नहीं होगा, 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा गुणज। 2 के साथ अगर हम 5 करेंगे तो नहीं होगा, 2 के साथ 6 करेंगे तो 8 आएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, दोनों को जोड़ने से 3 से भाग भी तो जाना चाहिए ना, है ना? ये भी ध्यान रखना है। तो 2 के साथ यही घटनाएँ होंगी और तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी हम 3 के साथ करके देखते हैं। तो 3 के साथ अगर हम 1 लिखते हैं तो आएगा नहीं, 2 लिखने पर भी नहीं आएगा, 5 हो जाएगा। 3 लिखने पर 6 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा। 3 के साथ अगर हम 6 का जोड़ा बना दें, क्या यहाँ पे 2 के साथ 6 का बना सकते थे क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि 6 2 8, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल सही है। और हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 के साथ पूरा हो गया, अब 4 के साथ देखते हैं। 4 के साथ हमारा 1 नहीं आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 4 के साथ 2 रखने पर 6 हो जाएगा, तो 4 के साथ हमने 2 रख दिया। 4 के साथ 2 रखने के बाद 4 के साथ हम अगर 4 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 6 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, तो 4 के साथ सिर्फ यही घटना होगी, जिससे हमें अगर 5 रख दें 4 के साथ 5 तो 9 हो जाएगा, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अब इसके बाद 6 को 5 को पकड़ते हैं। अभी इधर आ जाते हैं, चलिए, या यहीं पर लिख लेते हैं। 5 के साथ 1 बन जाएगा, 5 1 कितना, 5 1 हो जाएगा 6, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, क्योंकि हम 3 से डिवाइड की बात कर रहे हैं। अभी 5 के साथ और क्या लिख सकते हैं जिससे डिवाइड हो जाए, तो 5 के साथ 4 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 3 नहीं लिख सकते, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 हो जाएगा। अब 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो गुणज हो जाएगा ये। और 5 के साथ 6 लिखेंगे तो आएगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब 6 के साथ देखते हैं। एक और यहाँ पे लिख लें, 6 के साथ अगर 6 के साथ 1 करते हैं तो नहीं आएगा, 2 करने पे भी नहीं आएगा, 3 करने पे आ जाएगा, 6 3 हो जाएगा। और एक और लिखना है तो हम लिख सकते हैं 6 के साथ अगर हम 4 लिखेंगे तो नहीं आएगा, 5 लिखेंगे तो नहीं आएगा, 6 लिखने पर आ जाएगा, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी घटनाएं। तो ये बी में हमें इतनी घटनाएं मिली जिनको जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो 3 से कट जाएगी, तो 3 का गुणज हो जाएगा। बिल्कुल आसान बात है, इसमें एक भी टफ नहीं है। पहले में क्या था, जोड़ने से सभी को जोड़ के देख लो, आपस में सम संख्या मिलेगी। अब हम बात करते हैं सी के लिए। तो सी के लिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, प्राप्त योग 4 से कम है। तो 4 से कम हमको दिखाना है। तो 4 से कम का मतलब क्या हुआ कि 1 के साथ अगर हम 1 ऐड कर दें तो 4 से तो कम होगा ही। अच्छा ठीक है, अगर 1 के साथ 2 ऐड कर दें तो भी 4 से कम होगा। अगर 1 के साथ हमने 3 ऐड किया तो बात बिगड़ जाएगी ना, 4 हो जाएगा। हमें क्या बताना है कि 4 से लेस हो, 4 से कम हो। अब हमें यहाँ पे 2 लिखना है, तो 2 के साथ क्या कर सकते हैं, 2 के साथ अगर हम 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो चल जाएगा। अभी 2 के साथ 2 करेंगे तो नहीं आएगा। अब 3 के साथ कोई भी संख्या लिखेंगे 1 तो 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी जिनको रखने पर योगफल क्या होगा, 4 से हमारा कम होगा। तो ये इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद हम 4 नंबर पे करते हैं, डी डी पर करते हैं, प्राप्त योग 11 से अधिक हो।
तो अब ये इसमें क्या होगा, अब पहला अगर हम 1 माने तो 1 मानेंगे तो 1 के साथ 6 लिखेंगे तो 7 ही आएगा, तो 1 में तो चलेगा नहीं कोई। 2 में रख के देखते हैं, 2 के साथ अगर हम 6 भी लिखते हैं तो 8 ही हो रहा है, हमें 11 से ज़्यादा चाहिए। अभी 3 रखेंगे, 3 के साथ 6 रखेंगे तो 9 आएगा, ये भी नहीं चलेगा। 4 के साथ अगर 6 रखेंगे तो 10 आएगा, ये भी नहीं चलेगा। 5 के साथ अगर हम 6 रखेंगे तो 6 5 11। अब ये कह रहा है योग 11 से ज़्यादा हो, तो अभी ये भी नहीं चलेगा, तो सिर्फ 6 के साथ 6 रखेंगे तभी एक हमें घटना मिलेगी जिसका योगफल 11 से, अब 6 के साथ 6 के अलावा तो कोई बनेगा नहीं, तो सिर्फ ये घटनाएं हो गई। तो पहले तो ये सब लिखना है समझ करके, पढ़ करके। फिर ये क्या कह रहा है कि कौन कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अपवर्जी का मतलब क्या होता है कि अपवर्जी का मतलब क्या कि ए इंटरसेक्शन बी हमें फाई मिले, है ना, कॉमन ना मिले कुछ। तो देखते हैं क्या ए और बी में कोई हमको कॉमन मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर निकाल के पहले देखते हैं। तो इनमें देखो कोई घटना माने कि योग सम संख्या भी हो और 3 से कट भी जाए, तो बहुत घटनाएं मिल रही हैं। देखिए ये मिल रहा है, इसमें 1 5 मिल रहा है, 2 और योग सम संख्या हो तो सम संख्या वाला चेक कर लेते हैं। 4 2 6, 3 का गुणज भी हो और सम संख्या भी हो, ये भी मिल जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे तो योग पर सम संख्या ये भी मिल जाएगा, 3 3, है ना, देखते जाएंगे। अभी 2 4 यहाँ पे कहीं पे है 3 3 भी है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो कोई भी कॉमन ना मिले, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। पहले तो जैसे 1 5 मिल रहा है, और इसी प्रकार से हमारा और कौन सा मिल रहा है, 2 4 मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी मिल रही हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। अब ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, आपस में अपवर्जी नहीं है ना। तो बस इतना लिखते जाना है कि अपवर्जी नहीं, अपवर्जी घटनाएं नहीं है, तो अपवर्जी नहीं लिख देंगे, हो गया। इसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी चेक करते हैं। क्या ए और सी में कोई घटना कॉमन है, तो बिल्कुल है, पहली ही घटना कॉमन है ना, एक एक कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन भी बी में भी देखो ना, ये अभी ये ए इंटरसेक्शन सी में ये दोनों मिल रही हैं, तो ये भी परस्पर अपवर्जी नहीं होंगी, तो हमें लिख देना है अपवर्जी नहीं, या जैसा आंसर लिखा हो अपवर्जी नहीं। अब क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि ए के साथ डी को बना के देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन डी, तो क्या कुछ मिल रहा है। अभी डी में तो केवल 6 6 है और इसमें भी 6 6 है, तो इसलिए ए के साथ देखिए किसी भी घटना का सब घटनाओं में कुछ न कुछ मिल रहा है, तो इसलिए ए के साथ कोई अपवर्जी घटनाएं नहीं बनेंगी, हमें ये लिख लेना है आंसर। इसके बाद अब अभी ये नहीं है, अभी हमें सभी के बारे में देखना है ना, परस्पर अपवर्जी है कौन कौन सी, कोई भी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, ए हमारा खत्म हो गया, तो अब हम बी के लिए बात करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी करके देखते हैं, क्या बी और सी में कोई कॉमन है, तो बिल्कुल है, 1 2 है, तो इसलिए इसको भी हम लिखेंगे कि फाई के बराबर नहीं है, तो इसलिए अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं। इसके बाद बी के साथ डी को करके देखेंगे, तो अब ये हो सकता है हो जाए, है ना, थोड़ा देखना है। तो बी के साथ हम इंटरसेक्शन निकालेंगे किसका, डी का। तो बी और डी में देखो, बी कहाँ है, अभी बी ये लिखा हुआ है बड़ा सा, डी है 6 6, तो क्या उसमें 6 6 है, बिल्कुल है, तो इसलिए ये भी हमें अपवर्जी नहीं मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपवर्जी नहीं मिलेगा, क्या अपवर्जी नहीं है, ठीक। अब बी का ख़त्म, अब सी को देखते हैं हम डी के साथ, तो सी इंटरसेक्शन डी, तो सी और डी में कुछ कॉमन है, सी और डी में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये घटना बस होगी जो अपवर्जी है, अपवर्जी है। तो एक ही घटना हमको मिली इसमें जो अपवर्जी है, तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। और बस अपवर्जी घटनाओं के बारे में ये उदाहरण पर्याप्त है, इससे ज़्यादा समझने की ना 11th में ज़रूरत है ना 12th में, ये पर्याप्त है। इसके बाद एक उदाहरण हम निःशेषी घटना पे करेंगे, तो इसको लिखना है। तो हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर बात करेंगे, ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहले तो हम
ये लिखेंगे कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल मिला करके कितने घटनाएं बनेंगी, है ना। ये भाषा में लिख लेना है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर बनने वाला प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, तो तीनों बार हेड हो सकता है। अब क्रम से एक एक बार टेल लिखेंगे, एक बार हेड, फिर यहाँ पे टेल हो सकता है ना। इस टेल को अगर पीछे लाएं तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको और पीछे लाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक बार टेल और 2 बार हेड, 3 घटनाएं हो सकती हैं। इसके बाद हम एक बार हेड और 2 बार टेल लिखते हैं। इसके बाद इस हेड को थोड़ा आगे ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा, इस हेड को और थोड़ा आगे ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा। अब एक बार तीनों बार टेल लिख लेना है। तो ये कुल मिला करके देखते हैं, गिनते हैं कि 8 घटनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कैसे हमको पता चला, देखिए क्या है, अगर सिक्के को उछालते हैं तो 2 की घाते n घटनाएं होती हैं सिक्के को उछालने पर। ये बात आप लिख सकते हैं, सिक्के को उछालने पर। तो 2 की घाते n, तो 3 बार उछाला हमने, तो 3 बार उछाला तो हमें पता चल गया था कि 8 ही घटनाएं होंगी। ऐसे अगर पासे को उछालने की बात करता है तो फॉर्मूला होता है, अभी आगे करेंगे, 6 की पावर n, ये पासे के लिए है। तो अगर एक बार उछालेंगे तो 6 की पावर 1 तो 6 घटनाएं, 2 बार उछालेंगे तो 6 का स्क्वायर तो 36 घटनाएं, है ना। अभी फिलहाल इस पर अब बाद में बात करेंगे। तो ये हमको इसीलिए पता चल गया कि 8 होंगी, है ना, यहाँ पे फॉर्मूले से। अब यहाँ पे लिखा हुआ S बराबर, अब पहली घटना क्या है, A बराबर कोई हेड प्राप्त नहीं होता है ना। तो अब जो S लिखने का फायदा यही होता है, S जब सामने होता है तो क्या होता है कि हम इससे छांट सकते हैं आराम से। कोई हेड प्राप्त नहीं होता, तो ढूंढिए जिसमें कोई भी हेड ना हो, तो सिर्फ लास्ट में एक घटना मिलेगी जिसमें कोई हेड नहीं होगा, तो यही घटना हो सकती है। अब हम बी को लिखते हैं कि बी घटना क्या है, एग्जैक्ट। अब तथ्यतः को इंग्लिश में जरूर लिख लेना है, एग्जैक्ट, है ना। एग्जैक्ट एक हेड प्राप्त होता है, तो ढूंढिए जिसमें एग्जैक्ट एक हेड हो। तो हमको मिलेगा एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमें इनको लिख लेना है हेड टेल हेड, टेल हेड और टेल, फिर टेल टेल और हेड। तो ये हो गया एग्जैक्ट एक हेड वाला। सी को करते हैं हम लोग। सी में लिखा हुआ है कि कम से कम 2 हेड प्राप्त होते हैं। कम से कम 2 हेड का मतलब क्या है कि 2 हेड भी हो सकते हैं और तीनों हेड भी हो सकते हैं ना। कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड भी और तीनों हेड भी। तो हमें यहाँ पे देखना है, बात को समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम 2 हेड, इसे ढूंढते हैं कम से कम 2, तो ये भी हो जाएगा तीनों वाला, ये 2 वाला भी हो जाएगा, ये भी 2 वाला है और ये भी 2 वाला है। तो हमें 4 घटनाएं मिलेंगी। एक तो मिलेगा तीनों बार हेड, एक बार मिलेगा 2 बार हेड, एक बार मिलेगा फिर से 2 बार हेड, और लास्ट में मिलेगा हमको एक बार और ना। 4 घटनाएं हो गई, 1 2 3 4, एक कोई अभी छूट गया बीच में, डबल एच और टी हो गया, एच टी एच, अच्छा ठीक है ये छूट गया, यहाँ पे लिख लेते हैं एच टी एच। तो इस प्रकार से 4 घटनाएं उधर। अब ये क्या कह रहा है कि परस्पर अपवर्जी और निःशेषी भी हों। बात समझिएगा, परस्पर अपवर्जी और निःशेषी, क्या ये सभी घटनाएं हैं? तो हमें अपवर्जी के लिए क्या देखना है कि ए इंटरसेक्शन, पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे ना अपवर्जी के लिए, अपवर्जी होने पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई आना चाहिए। देख लीजिए सब में क्या कुछ मिल रहा है, एक अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो इसका में फाई हमें मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये घटनाएं परस्पर क्या हैं, अपवर्जी हैं। इसके बाद हमें लिखना है निःशेषी के लिए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, हमें क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखते हैं वैल्यू रख करके, सभी वैल्यू रखना पड़ेगा जितनी हैं। तो एक तो ये मिल गया तीनों बार टी, दूसरी बार इसकी भी वैल्यू रखना है ना। जो भाई यूनियन का क्या मतलब है, सबको लिख लेना है जितने भी हैं, कॉमन बस एक बार लिखना है तो हम सभी लिख लेंगे। इसके बाद टी टी एच, लास्ट में क्या है, 1 2 3 हो गए, 1 2 3। अब इसको इसके चारों लिखना है, तो 1 2 3, 1 2 3, है ना, और 1 2 3, और लास्ट में कितना 1 2 और 3। तो इस प्रकार से गिनते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब ये हुआ
बात समझिएगा कि इसमें हमें पूरे एस मिल गया ना, जो पूरा एस था वो हमको मिल गया। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमें एस मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि निःशेषी घटनाएं हैं, निःशेषी घटनाएं हैं। और इधर इसका मतलब क्या है कि अपवर्जी घटनाएं हैं। तो अपवर्जी भी हो गई और निःशेषी भी हो गई। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि अतः ए तथा बी तथा सी, अतः ए कामा बी कामा सी परस्पर अपवर्जी तथा निःशेषी घटनाएं हैं, निःशेषी घटनाएं हैं। तो इस तरह से हम ये आराम से कह सकते हैं कि यह परस्पर अपवर्जी भी हैं और परस्पर निःशेषी भी हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट करके अब इसके बाद 11th की एक्सरसाइज है। तो हम लोग अलग अलग वीडियो करेंगे, 11th का अलग और 12th का अलग तो चल ही रहा है ना। तो ये क्लास 3rd रहेगी, इसमें 11 12 सभी शामिल रहेंगे, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद अब हम लोग कल से आगे अलग अलग वीडियो पे बात करेंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो तक हम लोग इंतज़ार करेंगे, है ना। कल हो सकता है वीडियो आए, आज भी हो सकता है शाम तक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।